बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज चैप्टर 6 का जो थ्योरी वाला पोर्शन था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हमने इसकी एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज के अंदर जो एमसीक्यूज़ हैं उनको पहले हमने डिस्कस करना है और उसके बाद उसमें जो अंडरस्टैंडिंग सवाल्स हैं उनको देखना है और उसमें कुछ टर्म्स हैं उनको स्टडी करना है और उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं उनको भी हमने क्या करना है, स्टडी करना है। तो सबसे पहले आपको जैसे कि मैं ओवरव्यू देता हूँ कि इस चैप्टर के अंदर आप लोगों ने इंजाइम्स के हवाले से डिस्कस किया था कि एंजाइम्स क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है और ये नेचर के अंदर किस चीज़ से बने होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को आप लोगों ने क्या किया था, डिस्कस किया था। तो आज हम ये पढ़ते हैं कि हमारे पास जो एंजाइम्स हैं इनमें से एमसीक्यूज कौन कौन सी बन सकती हैं, इनमें से शॉर्ट कौन कौन से बन सकते हैं और इसमें जो अंडरस्टैंडिंग सवाल हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले इसमें एमसीक्यूज के अंदर आ जाएं। एमसीक्यूज के मैंने ऑप्शन लिख दिए हैं, तो ये ऑप्शन जो है आप लोग अपनी बुक के ऊपर टिक करते जाएंगे। आपके पास एमसीक्यू पहला है, ये मैं इसकी स्टेटमेंट भी रीड कर देता हूँ आपके पास। ये बुक के पेज नंबर आपके पास 115 के ऊपर मौजूद है। व्हाट इज ट्रू अबाउट एंजाइम्स, के एंजाइम्स के बारे में क्या ट्रू है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है कि दे मेक बायोकेमिकल रिएक्शन टू प्रोसीड स्पॉन्टेनियसली, के ये क्या करते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपके पास ठीक है। उसके बाद आप लोग आ जाएं एमसीक्यू नंबर 2 के ऊपर। व्हाट कैटेगरी ऑफ मॉलिक्यूल डू एंजाइम बिलोंग, के एंजाइम कौन सी कैटेगरी से जो है वो बिलोंग करते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड हैं और डी आपके पास प्रोटीन्स हैं। तो आपको पता है कि मैंने आपको समझाया भी हुआ है इस चैप्टर के अंदर कि जो एंजाइम्स हैं आपके वो मोस्टली तौर पर बिलोंग करते हैं कौन सी कैटेगरी में से, वो प्रोटीन की कैटेगरी में से बिलोंग करते हैं और वो आपके पास ऑप्शन कौन सा है, वो ऑप्शन आपके पास डी है। उसके बाद आपके पास है कि व्हाट इज ट्रू अबाउट कोफैक्टर। कोफैक्टर के आपको मैंने टर्म समझाई भी हुई है पहले भी कि कोफैक्टर जो है ये नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं और इनका फंक्शन ये है कि ये एंजाइम को इफेक्टिवली वर्क करने में, अच्छे तरीके से वर्क करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो यहाँ पर भी उसने ऑप्शन दिया है ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड इन प्रोटीन, ए ऑप्शन है। हेल्प फैसिलिटेट एंजाइम्स एक्टिविटी, के एंजाइम एक्टिविटी को ये फैसिलिटेट करते हैं। इंक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, तो इनमें से आपका जो बी ऑप्शन है ये ठीक है कि हेल्प फैसिलिटेट एंजाइम्स एक्टिविटी, कि ये एंजाइम्स एक्टिविटी को क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, एंजाइम्स को आगे प्रोसीड करने में ये क्या करते हैं मदद करते हैं। उसके बाद आपके पास है ऑप्शन अपना एमसीक्यू नंबर 4, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, के प्रोस्थेटिक ग्रुप्स क्या है। आपको पता है कि प्रोस्थेटिक ग्रुप ये कोफैक्टर का पार्ट होता है और ये टाइटली अटैच्ड होते हैं। तो यहाँ पर भी उसने 3-4 ऑप्शन दिए हैं। रिक्वायर्ड बाय ऑल एंजाइम्स, लूजली अटैच्ड, प्रोटीन एंड नेचर, टाइटली बॉन्डेड टू एंजाइम। तो इसका ऑप्शन नंबर आपके पास 4 है, डी ऑप्शन नंबर है और ये आपके पास है टाइटली बॉन्डेड। उसके बाद है कि व्हेन वी ऐड मोर सबस्ट्रेट टू एन ऑलरेडी अकरिंग एंजाइमेटिक रिएक्शन एंड देयर इज नो इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो इससे आप वो कहते हैं कि क्या होता है कि आपको पता है कि ये आपने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के अंदर पढ़ा हुआ है कि अगर हम एंजाइम की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखें और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते रहें तो एक पॉइंट ऐसा भी आता है कि जब जो एक्टिविटी है वो कौन सी, जो एंजाइम की एक्टिविटी है, एंजाइम का जो रेट है वो बढ़ने की बजाय कम होना शुरू हो जाता है। वजह क्या है कि एंजाइम के सबस्ट्रेट को बार बार बढ़ाने से जो एंजाइम्स की एक्टिव साइट है वो सैचुरेटेड हो जाती है। तो जब वो सैचुरेटेड हो जाती है तो वो ज्यादा और प्रोडक्ट को, मतलब कि सबस्ट्रेट को वो प्रोडक्ट में चेंज नहीं कर पाती, जिसकी वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ने की बजाय क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये 5 आपके पास एमसीक्यूज थे, इनको आपने करना है। उसके बाद फिर आपके पास कुछ टर्म्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो है ये मैंने आप यहाँ पर लिख दिए हैं। ये मैंने आपको पढ़ाई भी हुई है, पहले भी बताई हुई है, दोबारा भी रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आपको चीजें याद हो जाएं। इसमें पहली टर्म है आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी का आपको पता है कि एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है, वो कम से कम एनर्जी होती है जो एंजाइम्स या किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए क्या होती है, जरूरी होती है। और ये जितना एनर्जी कम होगी उतना रिएक्शन के लिए फायदा होता है। उसके बाद कोएंजाइम है, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम आपको पता है कि ये लूजली अटैच्ड कोफैक्टर होते हैं, ये ऐसे कोफैक्टर होते हैं जो टाइटली बॉन्डेड नहीं होते। उसके बाद आपके पास कोफैक्टर आ जाता है कि कोफैक्टर क्या होते हैं। कोफैक्टर का भी मैंने आपको बताया हुआ है कि कोफैक्टर क्या होते हैं, कि ये नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं। जो आपके पास एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं, लेकिन कोफैक्टर उनके काम करने के लिए जरूरी होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये नॉन प्रोटीन इन नेचर होते हैं और इनका काम क्या है कि ये एंजाइम को सही तरीके से वर्क करने में मदद करते हैं। उसके बाद इसका मेटाबॉलिज्म है, कि मेटाबॉलिज्म क्या है। मेटाबॉलिज्म आपको पता है कि पहले पहले पेज में पढ़ा था आपने कि इसका मतलब चेंज होता है। इब्न नफीस ने ये सबसे पहले टर्म इस्तेमाल की थी। इसका ओवरऑल कंसेप्ट ये है कि किसी भी जानदार की बॉडी के अंदर होने वाली तमाम जो रिएक्शन है
उन तमाम रिएक्शन को आप लोग किस चीज का नाम देते हैं, जो उसकी लाइफ के लिए जरूरी होती है उसे आप मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। उसके अलावा एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट का भी आपको पता है कि एंजाइम पूरा जो है वो रिएक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेता, एंजाइम का एक खास पोर्शन होता है जो रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेता है, उस खास पोर्शन को आप लोग नाम देते हैं किस चीज का, उसे आप लोग नाम देते हैं एक्टिव साइट का। उसके अलावा उसने शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं, ये भी आपको मैंने पीछे बता दिया है को फैक्टर को एंजाइम का अभी आपको बताया है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इस यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हाट इज द मेन यूजेस ऑफ एंजाइम इन पेपर इंडस्ट्री, के पेपर इंडस्ट्री में क्या क्या इस्तेमाल होता है। आपने पढ़ा हुआ है कि लाइपेज एंजाइम उसमें इस्तेमाल होता है, वो क्या करता है उसकी विस्कोसिटी को कम करता है, किस चीज को ब्रेक करके, स्टार्च को ब्रेक करके जब उसकी विस्कोसिटी को कम किया जाता है तो उसको आप लोग यूज करते हैं किस चीज के अंदर, पेपर इंडस्ट्रीज के अंदर। फिर इसमें कुछ टर्म्स हैं, ठीक है, जो अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस हैं, ये पेन नंबर आप लोगों के पास 116 के ऊपर मौजूद है। ये मैं बार बार आपको, ठीक है, रिवाइज अपना पढ़ाता भी जाता हूँ और रिवाइज भी करवाता जाता हूँ ताकि आपको चीज का पता चल जाए कि है ये क्या। इसमें पहला अंडरस्टैंडिंग है कि हाउ वुड यू डिफाइन एंजाइम डिस्क्राइब देयर कैरेक्टर। अब एंजाइम को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सिंपली सी बात है कि एंजाइम जो है प्रोटीन है, नेचर होते हैं, इनका काम क्या होता है कि ये एज अ कैटलिस्ट के तौर पर काम करते हैं और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कि ये प्रोटीन से बने हुए होते हैं, ये स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, इनमें एक्टिव साइट होती है, को फैक्टर होते हैं, ये सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। उसके बाद दूसरा सवाल इसका, व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिवेशन एनर्जी। ये अभी मैंने आपको बताया है कि एंड व्हाई इट इज रेफर टू डेफिनेशन ऑफ एंजाइम, कि एक्टिवेशन एनर्जी वो कम से कम एनर्जी होती है जो किसी भी एंजाइम्स को, ठीक है, रिएक्शन स्टार्ट करवाने के लिए जरूरी होती है, तो इस वजह से इसको एंजाइम के साथ क्या कर दिया जाता है, अटैच कर दिया जाता है। इन द रेंज ऑफ, वो कहते हैं कि 0 to 35 द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एंजाइम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। उसके बाद वो कहते हैं कि अबव द 35 एंड बिलो द 0 डिग्री एंजाइम्स एक्टिविटी स्लोज डाउन एंड इवेंचुअली स्टॉप्स, एक्सप्लेन व्हाई। आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि अगर आप 0 से 40 डिग्री तक बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि हर एक एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, तो 0 से आप 40 डिग्री तक बढ़ाते जाएं, क्योंकि 40 डिग्री जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर है एंजाइम्स का, तो 0 से 40 डिग्री तक बढ़ाते जाएं तो एंजाइम्स एक्टिविटी बढ़ती जाती है। अगर आप 0 से फिर इससे 40 से नीचे ले आए या 0 से नीचे ले जाएं तो एंजाइम एक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं होता। हाउ डज द पीएच अफेक्ट द एंजाइम्स एक्टिविटी, आपको पता है इसका भी कि हर एंजाइम की स्पेसिफिक ऑप्टिमम पीएच होती है। जिस तरह उसने पेप्सिन का बताया था, ट्रिप्सिन का बताया था कि जो पेप्सिन है वो एसिडिक मीडियम में काम करता है, जो ट्रिप्सिन है वो कौन से अल्कलाइन मीडियम के अंदर काम करता है। इट्स मीन के एवरी एंजाइम हैव अ ऑप्टिमम पीएच। उसके बाद उसने बताया कि ब्रीफली डिस्क्राइब द फैक्टर दैट इफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, कि आप ऐसे फैक्टर को एक्सप्लेन करें जो एंजाइम एक्टिविटी के ऊपर असर करते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर हैं, मैंने इसमें पहले आपको फैक्टर बताया था टेम्परेचर, कि टेम्परेचर वो पहला फैक्टर है जो एंजाइम एक्टिविटी को क्या करता है, इफेक्ट करता है। इसमें मैंने आपको बताया था कि अभी भी बताया है कि हर एंजाइम का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। जब ऑप्टिमम टेम्परेचर नियर अबाउट 40 डिग्री होता है, तो 0 से आप 40 डिग्री की तरफ टेम्परेचर को बढ़ाते जाएं तो एंजाइम एक्टिविटी बढ़ती जाती है। अब अगर आप लोग क्या करते हैं, 40 डिग्री से टेम्परेचर को नीचे ले आते हैं या आप 0 डिग्री से नीचे ले आते हैं, दिस इज नॉट ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ एंजाइम, सो एंजाइम एक्टिविटी विल बी डिक्रीज्ड। तो एंजाइम एक्टिविटी भी क्या करती है, डिक्रीज करती है। और ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किस चीज के अंदर, एंजाइम्स एक्टिविटी के अंदर। दूसरा उसने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का बताया था। आई हैव आल्सो एक्सप्लेन अबाउट द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। इफ यू रिमेन कांस्टेंट द अमाउंट ऑफ आर कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम एंड इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, आप लोग क्या करते हैं, एंजाइम के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखें और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाएं, तो क्या होता है कि एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो सैचुरेटेड हो जाती है। तो जब एंजाइम की एक्टिव साइट सैचुरेटेड हो जाती है तो वो क्या करती है, मोर सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज नहीं कर पाती, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एंजाइम एक्टिविटी है वो बढ़ने की बजाय क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसके बाद तीसरे नंबर पर इसमें ऑप्टिमम पीएच है। ऑप्टिमम पीएच का कंसेप्ट भी आपको पता है कि ऑप्टिमम पीएच वो पीएच होती है जहां पर कोई भी एंजाइम अच्छे तरीके से क्या करता है, वर्क करता है। इसलिए अभी भी मैंने आपको समझाया है कि ट्रिप्सिन और पेप्सिन की मैंने एग्जांपल दी है। पेप्सिन वर्क इन एसिडिक मीडियम while trypsin work in alkaline medium because these are the optimum pH of पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। तो इसी तरह हर एंजाइम की एक स्पेसिफिक पीएच होती है, तो उस पीएच को आप लोग ऑप्टिमम पीएच का नाम देते हैं। तो जब उसको पीएच मिलती है तो वो सही तरीके से वर्क करना शुरू कर देता है। उसके बाद है को डिस्क्राइब द लॉक एंड की मॉडल मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। ये आपको पता है, कब मैंने पिछले टॉपिक में पढ़ाया था कि लॉक एंड की मॉडल क्या है, कि जिस तरह एक लॉक के लिए एक की स्पेसिफिक होती है, तो इसी तरह उसने कहा है कि एक एंजाइम के लिए, एक सबस्ट्रेट के लिए एक एंजाइम स्पेसिफिक होता है। क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट की जो ज्योमेट्रिक शेप है वो कांस्टेंट होती है, वो उसके अंदर कोई चेंज नहीं लाया जा सकता।
तो इस वजह से हर एंजाइम एक सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होता है, जिस तरह एक लॉग के लिए की जो है वो स्पेसिफिक होती है। इसको पेश किया था किसने, ईमेल आपके पास जो ईमेल फिशर था उसने जाकर इसको क्या किया था, प्रपोज किया था। उसने कहा था और ये ज्यादा एक्सेप्टेड नहीं था। इसके बाद जो दूसरा मैकेनिज्म है जिसको आप लोग नाम देते हैं इंड्यूस्ड फिट मॉडल का, वो आया था जिसमें उसने कहा था कि जो एक्टिव साइट है इज नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर, डैनियल कोचलैंड ने पेश किया था और वो ज्यादा एक्सेप्टेड है। जो लॉक एंड की मॉडल है वो ज्यादा एक्सेप्टेड नहीं है। तो ये आज आपकी एक्सरसाइज थी जिसको हमने डिस्कस किया है। इसमें उम्मीद है कि जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो समझ आ गई होंगी। इस चैप्टर के से आपको पता होना चाहिए कि एमसीक्यूज भी बनते हैं और शॉर्ट भी बनते हैं, और इसके अलावा इसमें से लॉन्ग भी बनता है। तो इसको आपने तीनों लिहाज से प्रिपेयर करना है। अगर इसके अलावा कोई बात आपको समझ नहीं आती तो आप कॉल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए वो मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपने जो होमवर्क आपको दिया गया है वो होमवर्क भी आपने लाजमी तौर पर अपनी कॉपियों के अंदर करना है। अल्लाह हाफिज।